हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 37 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप कि आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उन आंसर्स के अप्रोचेस को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट सेज ग्लोबलाइजेशन एग्जिबिट्स अ डिस्टिंक्टिव ज्योग्राफी ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन resulting in clear winners and losers not just between countries but within and across them. Critically examine। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है जिसको हमें 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले इसको समझो। क्वेश्चन ये कहता है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है ना, उसने अलग अलग तरीके के डिस्टिंक्टिव ज्योग्राफी को यहां पर एग्जिबिट किया है, मतलब शो किया है। कुछ इस तरीके से शो किया है कि काफी सारी चीजों का इंक्लूजन और जो एक्सक्लूजन है वो इसके अंदर शो हुआ है, जिसके कारण जो यहां पर डिफरेंसेस आए हैं, जो इंक्लूजन और जो एक्सक्लूजन हुए हैं, वो सिर्फ दो डिफरेंट कंट्री के बीच में नहीं हुए हैं, रादर एक ही कंट्री के दो डिफरेंट एरियाज के अंदर में भी ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। इसी चीज को यहां पर समझाने को बोला गया है और इस चीज को यहां पर एक्चुअली क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला गया है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब देखो, अब हम क्वेश्चन को आंसर को अप्रोच को डिस्कस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, लार्जर पिक्चर क्या है इस क्वेश्चन का, ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, देखो ग्लोबलाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप पूरे की पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर सकते हो, एक सिंगल फैक्टर में लेके आ सकते हो। राइट, एक ऐसा फैक्टर जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ आइडियाज, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ फाइनेंसेस, इन सबको आप रेगुलेट कर सको, इन सबको आप चीप बना सको, सस्ता बना सको, इन सबको आप आसान बना सको, क्विक बना सको और बहुत ही इजी बना सको। यही तो है ग्लोबलाइजेशन। जब मैं पीपल को, गुड को, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, हर चीज को आसानी से एक जगह से सेकंड जगह पहुंचा पा रहा हूं, भले ही वो इंटर कंट्री हो या फिर इंट्रा कंट्री हो, उसी चीज को यहां पर ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इसी चीज को यहां पर बॉर्डरलेस वर्ल्ड कहा जाता है या फिर इसे ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लोबल विलेज मतलब पूरा का पूरा जो ग्लोब है ना, वो एक सिंगल विलेज की तरह बन गया है। मतलब हर एक पर्टिकुलर कंट्री एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, हर कंट्री एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखती है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ खरीदती है, बेचती है। राइट, तो हमारा जो वर्ल्ड है वो एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसी चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। राइट, सो आई होप सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि एग्जैक्टली इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना था। अब आइए बॉडी की तरफ। तो इस क्वेश्चन का बॉडी किस तरीके से लिखना है, अब हम वो समझते हैं। देखो, जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उसके बहुत सारे डिफरेंट इंपैक्ट्स आते हैं। वो इंपैक्ट उसके रीजनल लेवल पे भी आते हैं, नेशनल लेवल पे भी आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आते हैं। हर लेवल पे ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे इंपैक्ट्स आते हैं। अगर आप देखोगे, देखो अगर मैं डिफरेंट कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करूं, मान लेते हैं कि पहला है वो सारे के सारे कंट्री जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज है। इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज मतलब वो इकोनॉमीज जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रही हैं या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज है। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज। और तीसरा है डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, देखो समझते हैं इस चीज को। अगर आप इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस की बात करोगे तो वो काफी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, है ना। एक सामान खरीदता है, दूसरे को सामान बेचता है, तो इंटरडिपेंडेंस काफी ज्यादा होती है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के अंदर। अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करोगे तो उनकी इंडिपेंडेंसी काफी बढ़ जाती है, काफी ज्यादा इंडिपेंडेंसी होती है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से सामान वगैरह खरीदते हुए बेचते हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी यहां पर भी होती है, बट काफी हद तक ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। और थर्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, वो लोग हाईली डेवलप्ड होते, हाईली डिपेंडेंट होते हैं, हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज। समझो फिर से इसको, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज है वो तो काफी इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे से सामान खरीदती बेचती है। डेवलप्ड इकोनॉमीज भी काफी हद तक वैसे तो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इनके पास सब कुछ है, बट स्टिल ग्लोबलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए और ग्लोबलाइजेशन को चलते रहने के लिए एक दूसरे से सामान का जो आदान प्रदान है, जो ट्रेड है, वो चलता रहता है। और स्पेशली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनका ये होता है कि वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी के ऊपर भी और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके ऊपर भी। और उसके कारण ये देखा गया है कि जो इनकम लेवल है, इनकम लेवल इन तीनों ही टाइप की कंट्री में काफी ज्यादा डाइवर्स होता है। देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जहां पर रिच लोग हैं वो लोग और ज्यादा रिच होते जाएंगे, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है जहां पे पुअर लोग हैं वो और ज्यादा पुअर होते जाएंगे। क्यों? बिकॉज देखिए, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज से जो भी सामान जाएगा डेवलपिंग इकोनॉमीज में, उसका कंपैरेटिवली प्राइस हायर होता है। ठीक है, बट जो डेवलपिंग इकोनॉमी से जाता है वो नॉर्मली रॉ मटेरियल्स होता है, तो उसका प्राइस बहुत कम होता है। तो जो ऑलरेडी पुअर था उसको ऑलरेडी कम पैसे मिल रहे हैं, उसको और कम पैसे मिल रहे हैं। बट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां से कुछ भी सामान आ रहा है वो महंगे दामों पे बिक रहा है, वो काफी ज्यादा प्राइसेस पे बिक रहा है। तो रिच है वो और ज्यादा रिच हो रहा है, जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर हो रहा है। सो जो इनइक्वालिटी है नेशंस के बीच में, मतलब जो इनइक्वालिटी है, जो इक्वालिटी नहीं हो पा रही है, वो इनइक्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये शो करता है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो इनकम लेवल है वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है।
ठीक है, देखो अगर आप इसी चीज के बारे में बात करो तो आप एसेट्स के बारे में बात करोगे, एसेट्स के बारे में, इनकम के बारे में, वेजेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। ये हर चीज डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की इकोनॉमी के अंदर हो। अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर हो तो आपके एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, आपके इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होंगे, आपके इनकम भी इंक्रीज होंगे, आपके वेजेस भी इंक्रीज होंगे, राइट। बट अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर हो तो ये सब चीजें आपकी कंपैरेटिवली काफी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। यहां तक कि जो लेबर का कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है, राइट। सस्ते दामों पर लेबर नहीं मिल पाता है ग्लोबलाइजेशन के कारण, बिकॉज देखो बहुत ही आसानी से आप कहीं और से लेबर ला सकते हो, तो आपके लेबर को कोई वैल्यू नहीं करेगा, तो आपको अपना दाम सस्ता करना पड़ेगा, राइट। कुछ इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने कुछ जगहों पर तो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस मतलब प्रोवाइड किए हैं, वहां पर काफी सारा डेवलपमेंट प्रोवाइड किया है, बट काफी सारे जगहों पर ऐसा देखा गया है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हार्म्स काफी ज्यादा हुए हैं, ठीक है। और अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें, अगर हम स्टेट्स की बात करें, तो इस ग्लोबलाइजेशन के स्फीयर में स्टेट का एग्जैक्टली रोल क्या है? देखो, स्टेट सिर्फ एक टूल की तरह रह जाता है जो कि नेशनल इकोनॉमी को रीऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और नेशनल इकोनॉमी को रीऑर्गेनाइज करके एंड ऑफ द डे किसको सर्व कर रहा होता है? ग्लोबल लेवल पे कैपिटलिज्म को, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन को। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो लोग देखो, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सामान बेच रहा हूं तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं। बट अगर आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखो तो इस सामान की तो वैल्यू है ही नहीं। सामान की बात की जब ये डेवलप्ड इकोनॉमी में पहुंच जाएगा, ये सामान जब फाइनल गुड्स बन जाएगा, तो यही फाइनल गुड्स तो मैं वापस आपको ही बेच दूंगा। जिससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था वापस मैं इसी को बेच दूंगा और कहीं ज्यादा मतलब महंगे दामों पे बेचूंगा। जो टेक्सटाइल एक डेवलपिंग इकोनॉमी सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल की तरह बेचता है, उसी टेक्सटाइल से बना हुआ कपड़ा वापस वही डेवलपिंग इकोनॉमी महंगे दामों पे खरीदता है। ये शो करता है कि स्टेट अभी के टाइम में सिर्फ एक टूल बन के रह गया है। स्टेट के पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है। जो हायरार्कियल प्रोसेस है वो उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी काफी ज्यादा इमर्ज हो गई है। जो अनइवन सा जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा इमर्ज हो गया है और उसके कारण रिच और पुअर के बीच का जो डिवीजन है ग्लोबलाइजेशन के कारण वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। अगर आप आपको याद होगा हमने कोर कंट्रीज और पेरिफेरी कंट्री का ऑलरेडी कंसेप्ट सुना था। सो कोर कंट्रीज जो हैं वो अपना गुड्स जो है वो बाहर की तरफ बेचती हैं, मतलब जो पेरिफेरी कंट्रीज है, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज है, वहां पे बेचती है और उनसे बदले में रॉ मटेरियल लेती है और फाइनल प्रोडक्ट्स बेचती है। सो एंड ऑफ द डे रॉ मटेरियल लेने में जो कोर कंट्री को कॉस्ट आता है वो काफी कम आता है, बट जो भी सामान वो लोग बाहर बेचते हैं उसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें शो करती हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण वर्ल्ड लेवल पे जो इनस्टेबिलिटी है वो काफी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप डेमोक्रेसी को देखो तो डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, बिकॉज अब कोई डेमोक्रेटिक कंट्री अकाउंटेबल नहीं है अपनी कंट्री के ग्रोथ के लिए, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो तो जो लोगों का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उनको ग्लोबलाइजेशन के नाम पर क्या दिया जा रहा है, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, राइट। सो अगर आप अलग अलग स्कॉलर्स की बात सुनेंगे तो स्कॉलर आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव बताएंगे कि आफ्टर ऑल ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से काम कर रहा है। देखो, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, आपने हर्स्ट के बारे में सुना होगा, हर्स्ट, फिर थॉमसन है, थॉमसन। अगर आपने इनके बारे में सुना होगा तो आप एक चीज जानते हैं कि हर्स्ट एंड थॉमसन ये कहते हैं कि देखो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली कुछ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन मॉडर्न डे का कैपिटलिज्म जस्ट बिकॉज कैपिटलिज्म एक रॉन्ग वर्ड की तरह परसीव होता है। कैपिटलिज्म ये कहता है कि प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है, मार्केट के पास सारा का सारा डोमिनेंस है, तो कैपिटलिज्म को कोई भी कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है, तो इसलिए कैपिटलिज्म के नाम पर एक दूसरा वर्ड दे दिया गया है ग्लोबलाइजेशन। सो हर्स्ट एंड थॉमसन तो यही कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म ओनली, राइट। कैपिटलिज्म को ही ग्रो कराने की कोशिश कर रहा है जो ग्लोबलाइजेशन है वो, ठीक है। देखिए, एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप ग्लोबल मार्केट का ग्रोथ देखते हो, ग्लोबल लेवल पे मार्केट चलो ग्रो हो रहा है, मार्केट के ग्रो होने का मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो क्या इस इकोनॉमी के ग्रो होने के कारण जो सोशल फैक्टर्स है क्या वो ग्रो कर रहे हैं? क्या जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है वो ग्रो कर रहे हैं? क्या जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो ग्रो कर रही हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज अ बिग नो, बिकॉज आप देखो कि ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी इंक्रीज भी हो रही है तो किसकी हो रही है? ओनली एंड ओनली डेवलप्ड इकोनॉमीज की। अगर मैं किसी डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी की बात करूं तो क्या उसकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है? द आंसर इज नो, राइट। अगर वो इकोनॉमी डेवलप हो भी रही है तो बहुत ही स्लो डेवलप हो रही है, बिकॉज उसका पेस जो है वो कभी भी मैच नहीं कर सकता डेवलप्ड इकोनॉमी के पेस के साथ, है ना। तो यही चीज आपको ये समझना है, यही चीज आपको इससे क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली पूछा जा रहा है। क्या आपको याद है क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन जो था वो कुछ इस तरीके के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के कंसेप्ट निकालता है कि ये डिफरेंसेस क्रिएट करता है, ना ही सिर्फ डिफरेंट कंट्री के बीच में, मतलब इंटर कंट्री नहीं, रादर इंट्रा कंट्री है। इंट्रा मतलब एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स के बीच में भी काफी सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। तो यही चीज तो एक्चुअली इंप्रूव कर रहे हैं कि जिस टाइप का ये रिच एंड पुअर का कंसेप्ट आया है उसके कारण सिर्फ दो डिफरेंट नेशंस के बीच में डिवीजन नहीं आया है,
रादर दो डिफरेंट सोसाइटीज, दो डिफरेंट कम्युनिटीज जो कि सेम कंट्री के अंदर रह रही है, उनके बीच में भी काफी सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। उनके बीच में भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो सब यहां पर इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई है। राइट, देखो अगर मैं यहां पर लेबर राइट्स के बारे में बात करता हूं तो ध्यान से सोचो, क्या लेबर राइट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है अभी के टाइम में या फिर कैपिटल राइट्स की या फिर प्रॉपर्टी राइट्स की? ध्यान से सोचो इस चीज को। देखो लेबर राइट्स जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट कैपिटल राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है। और आई होप आप इस चीज का आंसर दे पाए हैं कि भारत के अंदर अभी भी लेबर राइट्स पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। यूएस के अंदर आज तक कोई भी प्रॉपर कोडिफाइड लेबर लॉज नहीं है, बट जो कैपिटल लॉज है वो प्रेजेंट है, प्रॉपर्टी लॉज प्रेजेंट है। भले ही भारत ने इसको फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, बट अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट के अंदर आता है, अभी भी हमारा ये लीगल राइट है। राइट, तो क्या आप इसको समझ पा रहे हो? देखो लेबर राइट की हम उतनी वैल्यू नहीं करते जितना हम कैपिटल राइट्स की करते हैं, जितना हम यहां पर प्रॉपर्टी राइट्स की करते हैं। और अगर आप ग्लोबल रूल्स की बात करो, देखो अगर आप रूल्स की बात करो कि किस तरीके से ट्रेड होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द रूल्स एक्चुअली फेवर करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज को। अगर आप डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वो फेवर करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज को। डब्ल्यूटीओ के अंदर जो अभी दोहा नेगोशिएशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? डेवलपिंग इकोनॉमीज ने यही तो क्वेश्चन उठाया है कि सारे के सारे जितने भी बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं आपको डेवलप्ड इकोनॉमीज को क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, डेवलपिंग को क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो? राइट, तो ये जितना भी आप इम्बैलेंसेस देख रहे हो, डिस्पैरिटीज देख रहे हो, उसका रीजन क्या है? इसका रीजन तो यही है ना कि हर एक कंट्री ने, हर एक इकोनॉमी ने अपनी इकोनॉमी को ओपन तो कर दिया, बट उस इकोनॉमी को संभाल नहीं पाया। और इकोनॉमी को संभाल नहीं पाया तो जो लार्जर कंट्रीज है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वो इसका फायदा उठा के चली जा रही है। राइट, वो तो अपनी तरफ से सारे के सारे बेनिफिट्स ले रही है, अपनी तरफ से सारे के सारे बेनिफिट्स लेके चली जा रही है, बट जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो स्मॉलर इकोनॉमीज है, वो इस चीज का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। और जब वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तब ये देखा जा रहा है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है इस ग्लोबलाइजेशन के कारण। राइट, ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट एक्चुअली डेवलपिंग इकोनॉमीज को अभी तक हुआ नहीं है। मेजॉरिटी जो भी कंसेप्ट हुए हैं वो सब तो एक्चुअली डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर ही हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि किस तरीके रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज, और एक ही कंट्री के अंदर जो रिच कम्युनिटी एंड पुअर कम्युनिटीज है, हर एक के बीच में एक असिमेट्रिक डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, देखो 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो सही तरीके से जा नहीं रहे। बिकॉज जब आप किसी एक कंट्री, देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप हर एक कंट्री को इक्वली चांस दो, हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करे। बट अभी हमारे ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ कंट्रीज हैं, मतलब आप फ्यू कंट्रीज हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, वही एक्चुअली सबके साथ ट्रेड कर रही है। यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस, दैट्स इट। अब आप सोचो, या फिर जर्मनी को भी ऐड कर लो इस लिस्ट में। इसके अलावा अगर मैं छोटी छोटी कंट्री के बारे में बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट चेकोस्लोवाकिया, लेट्स टॉक अबाउट स्लोवानिया, लेट्स टॉक अबाउट अफ्रीकन कंट्रीज, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ग्लोबलाइजेशन के अंदर? ये लोग कितने स्पीड से या फिर कितने पेस से आगे बढ़ पा रहे हैं? ध्यान से सोचो जरा इस चीज को। देखो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहां पर एक रिपोर्ट निकालता है कुछ दिनों पहले, और उस रिपोर्ट में यह बोलता है कि वर्ल्ड की जो सबसे 20% रिचेस्ट लोग हैं ना, 20% जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड का 86% ऑफ रिसोर्सेस लेके बैठे हुए हैं। मतलब सिर्फ 20% लोग 86% ऑफ रिसोर्सेस, और जो बाकी जो 80% लोग बच गए, जो 80% लोग बच गए, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 14% रिसोर्सेस बचे हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो आप डिस्पैरिटी देख पा रहे हो, इसका रीजन क्या है? द रीजन इज एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण जिसको चांस मिला उसने तो अच्छे से कमा लिया, जिसको चांस मिला उसने अपने खुद के इनकम के लिए सही से काम किया, बट जिसको चांस ही नहीं मिला, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, मतलब मोर देन 4/5 ऑफ द पॉपुलेशन जो है, उनको कभी चांस ही नहीं मिल पाया, और चांस नहीं मिल पाया तो वो तो अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल भी अपलिफ्ट नहीं कर पाए। राइट, तो ये चीज अगर आप समझोगे तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, कि अगर कुछ कंट्री के बारे में सोच लो, कुछ कंट्री को छोड़ दो, तो इनके अलावा ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हुआ किसको है ना? तो क्या आपको ये चीज समझ नहीं आती जो ऊपर हर्स्ट एंड थॉमसन ने कहा था? तो क्या आप इस चीज से अग्री नहीं करेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कुछ और नहीं है, रादर कैपिटलिज्म का ही मॉडर्न फॉर्म है ना? तो इसी चीज को हमें समझना था, और इसी चीज को क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था। राइट, देखो यहां तक कि अगर आपको ये भी समझना है, आप एक चीज और कर सकते हो कि आप यहां पर क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस में चलो ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर एक डेवलपिंग इकोनॉमीज है। ठीक है, मान लेते हैं इंडिया है, तो इंडिया अगर एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तो किस हद तक आफ्टर ऑल इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हुए हैं? किस हद तक? क्या सच में इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं? एंटायर इंडिया के अंदर कुछ बहुत ही कुछ कम पॉकेट्स हैं। पॉकेट्स का मतलब है बहुत ही कम रीजन ऐसे, आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे कुछ अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को निकाल दो, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को निकाल दो, राइट, उन सबको निकाल दो। अगर आप 100-200 सिटीज को बाहर निकाल देंगे लिस्ट से, तो उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया अभी भी कभी ना कहीं पुअर की तरफ ही माना जाएगा, है ना? अभी भी हम उतने डेवलप नहीं हो पाए, अभी भी हम इतने सारे स्ट्रांग नहीं हो पाए।
राइट। तो अगर आप इंट्रा कंट्री भी देख रहे हो, मतलब कंट्री के अंदर भी देख रहे हो, तब भी आपको दिखेगा कि रीजनल इम्बैलेंसेस है। मतलब एक पार्ट ऑफ द कंट्री तो काफी डेवलप हो गया है, मुंबई दिल्ली की बात करोगे तो काफी डेवलप हो गया है, बट अगर मैं वहीं पे बात करता हूं आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली के बारे में, दिल्ली की जो बाहर की प्लेसेस है उसके बारे में बात करेंगे अगर हम, तो वो रीजन्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वो बहुत ही लेस डेवलप्ड है, राइट। तो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है उसने बहुत बड़ी इनइक्वालिटी एक्चुअली क्रिएट कर सकी है, राइट। कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड के जो ज्यादा अमीर है, रिच है, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यहां तक कि एक सिंगल कंट्री के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन्स है कि बहुत ही स्ट्रांग है, कुछ ऐसे जो बहुत ही वीक है, राइट। तो ये जो इनस्टेबिलिटीज हैं ये सब एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट किया गया है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, और इसी कारण ये कहा जाता है कि जो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स है ग्लोबलाइजेशन के, वो सिर्फ और सिर्फ इंटर कंट्री नहीं देखे गए हैं, रादर वो इंट्रा कंट्री भी देखे गए हैं, राइट। सो आई होप आप इस चीज को समझ पाए हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट था इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस किया कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, बट इसने काफी सारी इनइक्वालिटी को यहां पर प्रमोट किया है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, बात करते हैं आंसर को एंड किस तरीके से करना है। देखिए, एक चीज को समझो, अभी भी धीरे धीरे जो ग्लोबलाइजेशन है ना, माना जा रहा है कि डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत जगहों पर हम ऐसा देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट्स कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन अब उतना स्ट्रांग रहा नहीं जितना पहले हुआ करता था, लेकिन अभी भी देखो ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन जो कि इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में बात करता है, वो साथ ही साथ सोशल रिलेशन के बारे में बात करे, वो साथ ही साथ पॉलिटिकल रिलेशन को भी अपलिफ्ट करे, और इन सब चीजों को जब वो अपलिफ्ट करेगा, ओनली देन कैन वी से कि ग्लोबलाइजेशन ने सच में कुछ चेंजेस लाए हैं। ओवरऑल जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आई है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते थे। सो आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है आज का वो चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, इट सेज एक्सप्लिकेट द चेंजिंग नेचर ऑफ रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबलाइजेशन बाय द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जाता है, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसका जो नेचर चेंज हो रहा है ना, वो इंडस्ट्रियल एडवांस सोसाइटी, जो एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आफ्टर ऑल किस तरीके से कर रही है, वो नेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है, हमें इसी चीज को इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है, इसी चीज को हमें यहां पर बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, और एक बार फिर से इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आइडियाज का मूवमेंट होता है, कैपिटल का मूवमेंट होता है, गुड्स का मूवमेंट, सर्विसेज का मूवमेंट कुछ इस तरीके से इजी बनता है, एक्सेसिबल बनता है, राइट। अलग अलग कंट्री एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को एक कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, वो दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करती है, और वो इस तरीके से चलता है। सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सबसे बड़े उसके इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स कौन थे? डेवलप्ड इकोनॉमीज या फिर इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज, उनको सबसे बड़ा फायदा हुआ है। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो अभी भी कहीं ना कहीं पुअर ही मानी जाती है, पुअर की तरफ ही आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने आंसर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बॉडी पार्ट, कि इस क्वेश्चन के बॉडी पार्ट को आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो देखिए, जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जो अभी जिस ग्लोबलाइजेशन को हम जानते हैं, वो 1970s या फिर 1980s के टाइम का आप समझ सकते हैं। इस समय में ये चीज स्टार्ट हुआ था जब कैपिटलिज्म को एक बार फिर से प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। जो न्यू कैपिटलिज्म का कंसेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, उस चीज को जब प्रमोट करने की कोशिश की गई थी, तो उस समय में ग्लोबलाइजेशन की इंपॉर्टेंस एक बार फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ था। तो ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, ठीक है। फिर यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स थे, जिन्होंने एक्चुअली इस प्रेजेंट डे जो ग्लोबलाइजेशन है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक न्यू लिबरल आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है? न्यू लिबरल आइडियोलॉजी कैसे? देखो, लिबरल आइडियोलॉजी का एक पार्ट था कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट। सो ये जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग एल्स बट इट इज अ पार्ट ऑफ न्यू कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म का ये एक नया फॉर्म है, यही तो है ये चीज, है ना। और अगर आप मार्गरेट थैचर की बात करेंगे तो वो टीना फैक्टर के बारे में बोलती हैं। शी सेज कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, बट हम सबको साथ में आकर एक दूसरे के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। सो दिस एक्चुअली शोज कि अलग अलग टाइप के जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है, यही कंबाइन होकर आगे जाकर ये इस चीज का काम करती है, ग्लोबलाइजेशन को अपलिफ्ट करने का काम करती है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना, ग्लोबल सप्लाई चेन का बनना, राइट, G7 का बनना, अलग अलग टाइप के WTO का बनना, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन के ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ इंप्लीकेशंस है, जिसको हम अलग अलग तरीकों से समझ पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो आप ये समझ गए कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो अपलिफ्ट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखो, हम यहां पर क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें यहां पर यह डिस्कस करना है कि जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं उसमें ग्लोबलाइजेशन का जो नेचर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है।
तो उसी चीज को हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो चेंज होने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, कुछ ऐसा कैटलिस्ट फैक्टर चाहिए होता है। सो 2008 में एक्चुअली वो फैक्टर आया जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया और माना जाता है कि एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था ये, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के उसमें टर्म्स में, ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये। यहां पर देखा गया जी कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, वो ग्लोबल वैल्यू चेन एक्चुअली फ्लैटन होनी स्टार्ट हुई, लगातार चेंज होनी स्टार्ट हुई। जो नेटवर्क सप्लाईज थे जो कि पहले काफी ज्यादा बैठा करते थे, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, वो धीरे धीरे फ्लैटन हो गए। बहुत सारी कंट्रीज जो कि बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह करना चाहती थी, उन सबके रिफॉर्म्स सारे के सारे रुक गए। डब्ल्यूटीओ में हम आज तक दोहा राउंड के नेगोशिएशन को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट नेगोशिएशन आप जानते हैं कि वहां तक आज तक मतलब चीजें नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है, समझो इस चीज को। डब्ल्यूटीओ में आफ्टर ऑल क्यों आज तक दोहा नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, आफ्टर ऑल क्यों यूनाइटेड नेशन का जो है आज तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, आज तक क्लाइमेट को लेकर जो आप जानते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्री को जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना था, वो आज तक क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया। द रीजन इज द डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? डब्ल्यूटीओ के अंदर भी मेन डिस्प्यूट यही है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में किसको क्या मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में भी मेन चीज यही है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में से किसको क्या मिलना चाहिए। और ये जो डिस्प्यूट्स है, इस डिस्प्यूट के कारण ना ही डब्ल्यूटीओ का जो फ्रेमवर्क है वो इस चीज को सॉल्व आउट कर पा रहा है, और ना ही यूनाइटेड नेशन का जो है वो सॉल्व आउट कर पा रहा है। तो ये एक एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो फैक्टर एक्चुअली फोर्स करता है डेवलपिंग इकोनॉमीज को और डेवलप्ड इकोनॉमीज को अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए। और देखो ये इसी चेंज को एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप के चेंजेस कैसे आ रहे हैं। जैसा पहला चेंज हमने 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को डिस्कस किया। ठीक है, और देखो अगर मैं और आपको समझाऊं तो आप इफेक्ट समझो इस चीज का, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीजें इनबिल्ट है ना, और इनबिल्ट चीजें जो होती हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, बिकॉज आपको एक साथ मल्टीपल चीजों का ध्यान देना है। अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बात करोगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहां एक तरफ पूरे के पूरे बेनिफिट को, मतलब सोसाइटी को एक साथ बेनिफिट करता है, बट उस सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे भी पोर्शंस होते हैं, कुछ ऐसे भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती हैं जिसको बहुत ज्यादा हार्म करता है। राइट, आई होप आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज डिटेल में डिस्कस की कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो डिस्पैरिटीज क्रिएट करता है, वो अनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, नॉट जस्ट इंटर कंट्री रादर इंट्रा कंट्री ऑल्सो। मतलब सिर्फ दो डिफरेंट कंट्री के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है, रादर एक ही कंट्री के दो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, एक तरफ जहां वो रिचर क्लास को और ज्यादा रिच बनाता जाता है, उसी तरफ दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास वहां पर अपलिफ्ट नहीं हो पाती है, मिडिल क्लास वहां पर और ज्यादा पुअर होती जाती है। राइट, मिडिल क्लास इतना ज्यादा पुअर हो जाती है कि उसने एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में एक रिसेंटमेंट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आप देखोगे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी जो मिडिल क्लास है वो भी एक्चुअली इस चीज से खुश नहीं है, वो भी एक्चुअली इस चीज को हटाना चाहती है। यहां तक आई वुड से देखो कुछ अगर आप एग्जांपल देखो तो बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, पीपल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आइडियाज का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन देखो तो क्या ये हर चीज हमेशा पॉजिटिव होती है? पीपल के मूवमेंट के कारण ये भी तो हमने देखा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। गुड्स के मूवमेंट के साथ हमने देखा कि बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई। जब एक जगह से सेकंड जगह पर कोई भी चीज आसानी से जा सकती है तो उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जब हमने आइडियाज का मूवमेंट देखा तो हमने देखा कि रेडिकल थॉट्स जो है वो सब चीजें काफी ज्यादा फास्ट इमर्ज होनी स्टार्ट हुई, काफी सारी फास्ट एक्चुअली ग्रो होनी स्टार्ट हुई, इनइक्वालिटी यहां पर भी ग्रो हुई। और इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? देखो रिस्पॉन्स ये हुआ कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने भी इसके अगेंस्ट डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया। एक ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट ये क्या था? ये एक्चुअली एंटी ग्लोबलाइजेशन एक टाइप का मूवमेंट था। आप डोनाल्ड ट्रंप का अगर स्टेटमेंट देखोगे, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, वो क्या था? वो भी तो यही बोलते हैं ना कि मुझे अमेरिकन को पहले जॉब देना है, मैं बाकी किसी कंट्री को जॉब नहीं दूंगा। बट ये चीज तो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है। ग्लोबलाइजेशन में क्या डिसाइड किया था कि हम हर एक कंट्री को प्रॉपर मानेंगे, हर एक कंट्री को इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, जो भी काबिल है उसको हम जॉब वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर वो पोटेंशियल है उसको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे। बट यहां तो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि मैं सिर्फ अमेरिकन को जॉब दूंगा। तो क्या ये डी ग्लोबलाइजेशन नहीं है? क्या ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं? है ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप ब्रेक्जिट की बात करो तो ब्रेक्जिट क्या है? देखो ब्रेक्जिट से पहले तो यही था ना कि मैं पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करूंगा, बट अचानक से ब्रेक्जिट बोलता है अब हम सिर्फ आपस में मिलकर ट्रेड करेंगे, हम कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली डी ग्लोबलाइजेशन को ही प्रमोट कर रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन को ही एक्चुअली शो कर रहा है ना? तो इसी तरीके से
आप ये शो कर सकते हो कि बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वहां पर जो एथनिसिटी का फैक्टर है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि कुछ लोगों को राइट्स मिलते हैं, कुछ लोगों को राइट्स नहीं मिलते। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि जहां पर आप देखोगे कि इक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो लिबरल वैल्यूज जो कि पहले काफी ज्यादा प्रमोटेड थे, वो सब चीजें फिर से एक बार अभी डी ग्लोबलाइजेशन के कारण पीछे हट रही है। ठीक है, अगर आप यूएस का एग्जांपल लोगे तो यूएस क्या कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट कर रहा है। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो यही है ना कि यूएस और चाइना साथ में मिलकर काम करें, यूएस चाइना को सामान बेचे, चाइना यूएस को बेचे। लेकिन डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यूएस चाइना दोनों अलग अलग जा रहे हैं, यूएस और चाइना साथ में काम करने को तैयार ही नहीं है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, है ना, और बहुत सारा सामानों का डंपिंग हो रहा है। जापान को यहाँ पर डंपिंग सहना पड़ रहा है, इंडिया को सहना पड़ रहा है, इंडिया और जापान मिलकर के चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं। सो व्हाट आर दीज थिंग्स? भारत यहां पर, जापान यहां पर कर क्या रहा है, ये एक्चुअली ट्रेड रोकना चाह रहा है चाइना के साथ, जो गलत चीजों का ट्रेड है वो रोकना चाह रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये सब कहीं ना कहीं डी ग्लोबलाइजेशन का ही तो कंसेप्ट है ना। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली चेंजिंग नेचर है, ये नेचर चेंज ही तो हो रहा है कि किस तरीके से जो एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है, जहां पर पहले ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, उसकी वैल्यू अब कंपैरेटिवली कम होनी स्टार्ट हो गई है। यूएस और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, उसके कारण उनके आपस का रिलेशनशिप बहुत ही वीकन हो गया है। उसके कारण हम देखते हैं कि जो बाकी कंट्रीज थे जो यूएस के साथ ट्रेड करते थे, और बहुत सारी कंट्रीज थे जो कि चाइना के साथ ट्रेड करते थे, उनका भी काइंड ऑफ जो मोरल था वो डाउन हो गया है, वो लोग भी अब सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो ट्रेड है, ट्रेड का जो डीकपलिंग है, ट्रेड का जो डाउनग्रेड होना है, वो एक्चुअली शो करता है कि ग्लोबलाइजेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब देखो, अगर आप सबसे रिसेंट एग्जांपल लो तो क्या हम कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर? समझो, कोविड ने तो यही किया है ना, कोविड ने भी तो ग्लोबलाइजेशन की वैल्यू को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। कोविड ने यही तो शो किया कि अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, अगर आप खुद से कुछ करने को तैयार हो, अगर आप काबिल हो कि खुद से कुछ कर सकते हो, अगर आपके पास पोटेंशियल है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में तो एक चीज हमें, मतलब कोविड के टाइम्स में हमें एक चीज समझ आया कि हम किसी और कंट्री से कुछ मंगा ही नहीं सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा एयर स्पेस बंद हो गया था, हर एक कंट्री के साथ ट्रेड बंद हो गया था, सप्लाई बंद हो गए थे। सो कंट्रीज वही सर्वाइव कर पाई जो कि सेल्फ सफिशिएंट थी। उसके कारण इंडिया ने एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज स्टार्ट किया, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम स्टार्ट किया। भारत ने हर एक सेक्टर के अंदर खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए डिसाइड किया। फ्रांस के अगर प्रेसिडेंट की अगर आप बात करोगे, इमैनुअल मैक्रोन सर की, तो मैक्रोन सर क्या बोलते हैं, ही सेज कि कोविड जो है ना, वो ग्लोबलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर देगा। जो जिस ग्लोबलाइजेशन को हम जानते हैं कि एक कंट्री सेकंड कंट्री के साथ मिलकर ट्रेड कर रही है, ये सारा का सारा कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा। ये सारा का सारा कंसेप्ट एक्चुअली पूरी तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा। एंड ये एक्चुअली हो रहा है। कोविड के कारण हमने अक्सर ये देखा है कि जो वैल्यू सिस्टम्स जो पहले ग्लोबलाइजेशन के अंदर हुआ करते थे, वो सब हट रहे हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऊपर बताया, ब्रेक्सिट बताया मैंने आपको, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट के बारे में बताया, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बताया। ये सब चीजें क्या है, ये सब जो एडवांटेज जो ग्लोबलाइजेशन के कारण बाकी सारे वर्ल्ड को मिल रही थी, वो सब एडवांटेज अभी कहीं ना कहीं जा रही है, राइट। अब देखो, एक चीज हमने ये भी देखा कोविड का, देखो कोविड का एक बहुत बड़ा हमने सिग्निफिकेंस ये देखा कि जैसे ही एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड बंद किया ना, तो बाकी सारे कंट्री ने भी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड बंद करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब द मोमेंट एक कंट्री ने यहां पे शो किया, तो बाकियों ने भी यहां पर वो कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि आप डायरेक्टली किसी और कंट्री के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। बिकॉज अगर आप डिपेंडेंट हो गए किसी और कंट्री के ऊपर, और अगर उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम विल एक्चुअली इंक्रीज। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को एक्चुअली आपको समझते हुए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका नेचर लगातार चेंज हो रहा है। स्पेशली एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज के अंदर वो लोग लगातार अपनी जो नेचर है उसको चेंज कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा आप बात कर सकते हो, देखो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि अब ग्लोबलाइजेशन को छोड़ करके अपने खुद के रीजनल ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेड इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, तो यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर फॉर ट्रेड है जिनका नाम है फिल होगान। फिल होगान क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन साथ में मिलकर ट्रेड करता है, बहुत अच्छी चीज है। यूरोपियन यूनियन पूरे ग्लोब के साथ ट्रेड करता है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। बट दिस इज टाइम जब यूरोपियन यूनियन को अपनी खुद की ऑटोनॉमी बनानी होगी। ऑटोनॉमी बनाने का मतलब क्या है कि हमें खुद से अपने ट्रेड के लिए अपने पोटेंशियल को जनरेट करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसके अलावा अगर आप समझो कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है इससे पहले है स्कॉट मॉरिसन, उनका एक स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि देखो ओपन ट्रेडिंग अच्छी चीज है, मतलब बाकी सारे कंट्री के साथ जो हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर ट्रेड करते हैं दैट इज अ गुड थिंग, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि हम डोमेस्टिक ट्रेडिंग भी करें। मतलब आपस में जो हमारे बहुत सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, पार्टनर्स हैं हमारे खुद के कंट्री के अंदर, हम उनके साथ ट्रेड को ज्यादा प्रेफर करें एज कंपेयर टू, मान लो ऑस्ट्रेलिया को अगर एक पर्टिकुलर सामान XYZ जापान से खरीदना है, और जापान से खरीदकर वो चीज ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट करते हैं, बट अगर कोई दूसरी कंपनी, मान लो ए कंपनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है और वो सामान बना रही है, तो अब ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि मैं ए को प्रेफर करूंगा, मैं जापान को प्रेफर नहीं करूंगा।
राइट। तो ये क्या है, ये सब कहीं ना कहीं डीग्लोबलाइजेशन को तो ही शो कर रहा है, राइट। अगर आप जापान के बारे में बात करोगे तो जापान भी क्या कर रहा है, चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस हो गया उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जापान इंडिया के साथ आ रहा है, जापान इंडिया के साथ में मिलकर अलग अलग कंसेप्ट्स को लॉन्च कर रहा है, अलग अलग ट्रीटीज को लॉन्च कर रहा है। जापान यहां पर खुद की सफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, राइट। तो ये सब एक्चुअली शो करता है कि जो हाई रिस्क मतलब कंट्रीज हैं, स्पेशली देखो जो एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं, वहां पर ग्लोबलाइजेशन एक हाई रिस्क बिजनेस की तरह चल रहा है। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आज अगर है तो कल रहेगा या नहीं रहेगा, कितने दिन तक कोई किसके साथ ट्रेड कर पाएगा, ये चीज नहीं है। तो इसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि जो नेचर है ग्लोबलाइजेशन का वो लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन में क्या लिखना है। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि शो करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। वो ये शो करता है कि जिस तरीके के पहले कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सेस बाकी सारी कंट्रीज साथ में मिलकर दिया करती थी, अब वो रिस्पॉन्सेस नहीं आते हैं। बहुत सारी जो अनसर्टेनिटीज अभी वर्ल्ड के अंदर चल रही हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो इनइक्वालिटीज हैं अभी, बहुत सारी डिस्पैरिटीज हैं अभी वर्ल्ड के अंदर, उसका एक सिंगल रीजन है ग्लोबलाइजेशन। और ये ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम की तरह इमर्ज हो रहा है। और ये ग्लोबलाइजेशन इतने बड़े प्रॉब्लम की तरह इमर्ज हो रहा है कि राइट नाउ तो एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज इसको ऑलरेडी झेल ही रही हैं। हो सकता है कि आगे जाकर डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर भी इसका बर्डन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज देखो अगर एक पर्टिकुलर मान लो डेवलपिंग इकोनॉमीज कोई इकोनॉमी है, वो किसी एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ऊपर मान लो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गई और उसके बाद इस इकोनॉमी ने इसको सामान बेचने से मना कर दिया, फिर देने से मना कर दिया, देन थिंक अबाउट दिस डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो राइट नाउ तो ऐसा कोई भी कंडीशन अभी तक नहीं हुआ है, बट लेट्स होप कि ऐसा कुछ हो भी ना आगे जाकर। डेवलपिंग इकोनॉमीज को यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना इज वेरी गुड, किसी और कंट्री के साथ कोई रिलेशन रखना इज वेरी गुड, ट्रेड रिलेशन रखना इज वेरी गुड, बट ओवर डिपेंडेंस ऑन एनी कंट्री by any दूसरा कंट्री इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। और यही चीज एक्चुअली डीग्लोबलाइजेशन का जो एक कंसेप्ट, जो एक फिनोमिना चल रहा है अभी, वो चीज हमें सिखाता है, ठीक है। सो आई होप आप ये चीजें सब कुछ प्रॉपर्ली समझ गए कि एग्जैक्टली किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन मूव कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, किस तरीके से एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है वो डिग्रेड हो रहा है, वो चीज कहीं ना कहीं डीवैल्यू हो रहा है। और यही चीज हमारे आज के दोनों क्वेश्चन का मेन मोटिव थी। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।